हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ की, असंतुलित विकास का सिद्धांत। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अगर हमने निर्धनता के दुष्चक्र से निकालना है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकालना है, तो वो तभी निकलेगी वो इकॉनमी उस दुष्चक्र से जब उस कंट्री में या उस अर्थव्यवस्था में काफ़ी मात्रा में निवेश किया जाए। अब निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो, या हम कहें स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि रोडान है, नर्कसे हैं, लुइस हैं, वो मानते हैं कि मतलब अर्थव्यवस्था को अगर आर्थिक विकास करना है तो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके संतुलित विकास करना चाहिए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे हिर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग, ये मानते हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं को मतलब एक क्षेत्र में अधिक निवेश करके असंतुलन उत्पन्न करना चाहिए और इस असंतुलन के फलस्वरूप ही दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि विकास की जो या हम कहीं निवेश की जो व्यू रचना है उसमें दो तरह की व्यू रचनाएं थी। एक हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम बैलेंस ग्रोथ की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो अनबैलेंस ग्रोथ की जो थ्योरी है, इसके जो सपोर्टर हैं या इसका समर्थन करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनमें मुख्य नाम आते हैं हिर्शमैन, रोस्टो, फ्लेमिंग और सिंगर आदि। ये अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? इनका ये मानना है कि जो मतलब असंतुलित विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए उद्योगों में या फिर उसके कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही निवेश किया जाए। इट मीन्स सभी क्षेत्रों में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम केवल कुछ क्षेत्रों में ही निवेश करेंगे तो उससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हो सकता है कच्चे माल की, बिजली की, इन सभी की कमी हो जाए या और भी कई तरह की बाधाएं सामने आए कि प्राइजेस वगैरह बढ़ जाएं। तो अगर ये सब होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में असंतुलन उत्पन्न होगा और असंतुलन उत्पन्न होने से क्या होगा, निवेश के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो इनसे क्या होगा, निवेश करने से, इनमें निवेश करेंगे अगर हम, तो अन्य क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न होगा और निवेश करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, इकॉनमी विकास के मार्ग पर लगातार अग्रसर होती रहेगी। तो इस सिद्धांत का ये मानना है कि जो आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो असंतुलन या मतलब इकॉनमी में अनबैलेंस्ड क्रिएट करके होता है, या असंतुलन की एक श्रृंखला के द्वारा ही विकास होगा, और इसलिए हमें इन असंतुलनों को बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो थियरी है, संतुलित विकास का सिद्धांत है, इकोनॉमी में असंतुलन बनाए रखने पे जोर देता है और असंतुलनों से ही अर्थव्यवस्था मतलब संतुलित विकास की तरफ अग्रसर होगी। कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हैं आप कि जैसे कि टडारो ने क्या कहा है कि असंतुलित विकास से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में जानबूझकर महत्वपूर्ण असंतुलन उत्पन्न करना, और ये असंतुलन क्या करेंगे, अनिरंतर गति उत्पन्न करते हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ती हुई विकास वक्र पर ले जाते हैं। इसके बाद हिर्शमैन बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें जो निवेश है उसको दो तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। निवेश के दो तरह के अवसर उत्पन्न होंगे। एक है सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश और दूसरा है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निवेश, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं, और एक है सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक ऊपरी पूंजी। तो इन दोनों का पहले मतलब हम समझ लें कि ये होती क्या है। सोशल ओवरहेड कैपिटल, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम चैप्टर में यूज़ करेंगे एसओसी टर्म यूज़ करेंगे सोशल ओवरहेड कैपिटल के लिए। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल या सामाजिक ऊपरी पूंजी क्या होती है? सामाजिक ऊपरी पूंजी का मतलब होता है वो आधारभूत सेवाएं जिनके बिना देश का जो प्राइमरी सेक्टर है, माध्यमिक सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर की जो उत्पादन क्रियाएं हैं वो सफल नहीं हो सकती। कि जैसे इसमें आ जाता है सड़कें, सिंचाई, परिवहन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सभी पर किया जाने वाला जो निवेश है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल में शामिल होता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल का जो विकास है वो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जैसे हमने पीछे नाम लिया था, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं फिर? इसको हम शॉर्ट में डीपीए लिखेंगे। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं
जिनमें किए गए निवेश के फलस्वरूप इकोनॉमी में अंतिम उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे कि उद्योग और कृषि, अगर हम एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें किया जाने वाला निवेश डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंतर्गत किया जाने वाला निवेश माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असंतुलन की प्रक्रिया की, कि किस तरह से असंतुलन उत्पन्न किया जाए। कि क्योंकि देखो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें साधनों की कमी है, इसलिए एसओसी और डीपीए जो हमने अभी पीछे बात की, सामाजिक ऊपरी पूंजी और प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में एक साथ हम निवेश नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन देशों में या तो सामाजिक ऊपरी पूंजी को बढ़ाया जा सकता है या प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए प्रोफेसर हिर्शमैन के अकॉर्डिंग ये जो असंतुलन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक है अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी, कि इकोनॉमी में एसओसी के माध्यम से अनबैलेंस क्रिएट करना, या हम कहीं बात करें कि एसओसी में पैसा ज़्यादा लगाना और उसके थ्रू डेवलपमेंट करना। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डीपीए और डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ एसओसी। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डीपीए में पैसा लगा के अनबैलेंस क्रिएट करना या एसओसी की शॉर्टेज से डेवलपमेंट होना, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हम इस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से ये असंतुलन उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को हम क्लियर कर लें कि कैसे हम अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी करेंगे और किस तरह से हम अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डीपीए करेंगे, और फिर इन दोनों प्रोसेसेस को समझ के हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि किस तरह से असंतुलन उत्पन्न किया जाता है। तो जैसा कि प्रोफेसर हिर्शमैन का मानना है, जैसे अभी हमने बात की कि अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी, कि सोशल ओवरहेड कैपिटल के द्वारा असंतुलन उत्पन्न करना। प्रोफेसर हिर्शमैन मानते हैं कि अगर एसओसी को बढ़ा दिया जाए, सोशल ओवरहेड कैपिटल जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी, परिवहन के साधन, अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देयर विल बी मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, की बाहरी बचतें पैदा होंगी, और इसका परिणाम क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में भी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, डीपीए में भी इन्वेस्टमेंट अनकरेज होगा अपने आप। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि मान लो सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है, अगर बिजली सस्ती मिली तो इट मीन सस्ती बिजली, सरकार बिजली प्रोवाइड करवा रही है, इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रही है, आधारभूत सेवाएं प्रदान कर रही है। तो सस्ती बिजली मिलेगी तो क्या होगा, लघु हो सकता है, कुटीर उद्योगों का विकास हो, सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी। अब बिजली मिल रही है तो सिंचाई की सुविधाएं इजीली मिल जाएंगी किसानों को, पानी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो कृषि का भी विकास हो सकेगा। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्ट किया और उसके फलस्वरूप डीपीए में अपने आप इन्वेस्टमेंट अनकरेज होने लग गया, कि एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होने लग गई और साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा उसका होने लग गया और उसमें भी इन्वेस्टमेंट अनकरेज हो रही है। तो इस तरह से सामाजिक ऊपरी पूंजी में पर्याप्त निवेश के द्वारा असंतुलन उत्पन्न कर दिया जाता है। तो परिणाम क्या होगा, उत्पादक क्रियाएं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी निवेश अधिक होने लगता है। तो इस तरह से इस जो प्रक्रिया को हिर्शमैन ने एसओसी की अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से किया जाने वाला विकास कहा है, या हम कहें इसको उन्होंने बात की है डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी या सोशल ओवरहेड कैपिटल। नेक्स्ट हम बैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डीपीए, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के द्वारा असंतुलन, या इसको हम एसओसी की कमी के द्वारा विकास भी कह सकते हैं। मतलब हम इसमें बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन डीपीए या प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पहले निवेश करके भी पैदा किया जा सकता है। अगर मान लो डीपीए में पहले निवेश किया जाएगा, मतलब हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निवेश कर दिया, मान लो इंडस्ट्री को ये इस्टेब्लिश कर दी, लेकिन मान लो सोशल ओवरहेड कैपिटल अवेलेबल नहीं है, सामाजिक ऊपरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मान लो सड़कें नहीं है, बिजली नहीं मिल पा रही, तो इससे क्या होगा, अगर सामाजिक ऊपरी पूंजी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, लागतें बढ़ने लग जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, तो सरकार को एसओसी में भी निवेश करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को एसओसी में कमी के माध्यम के द्वारा विकास भी कहा जाता है, या फिर हम इसको प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के द्वारा असंतुलन भी कह सकते हैं। अब इसी दोनों प्रक्रियाओं को हम डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे।
जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन एसओसी कि एसओसी में नई पूंजी का निवेश, और वाई एक्सिस पे लिया है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन डीपीए, डीपीए में नई पूंजी के निवेश को दिखाया गया है। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ए, बी और सी, ये तीनों क्या हैं, आइसोक्वेंट कर्व हैं, या हम इसको आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोल देते हैं, सम उत्पाद वक्र हैं ये, जो एसओसी और डीपीए, मतलब इन दोनों में इन्वेस्टमेंट को एसओसी में और डीपीए में इसके निवेश की डिफरेंट मात्राओं को प्रकट कर रहे हैं, जिनसे किसी विशेष समय में एक समान नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मतलब ए, बी और सी जो हैं वो सम उत्पाद वक्र हैं, क्योंकि नाम से पता लग रहा है सम मात्रा को प्रकट कर रहे हैं, किन कॉम्बिनेशन को शो करते हुए, दो मतलब एसओसी और डीपीए की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करते हैं जिनसे एक निश्चित समय में एक समान नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और जितना ऊंचा कर्व होगा, आइसो प्रोडक्ट कर्व जितना ऊंचा होगा, तो वो ऊंचा कर्व नीचे की तुलना में अधिक उत्पादन की मात्रा को प्रकट करता है। ये बातें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आइसो प्रोडक्ट की बात। तो आपने ये बातें अब देख ली, ए, बी और सी ये क्या है, सम उत्पाद वक्र यहाँ लिए गए हैं। अब हमने डेवलपमेंट की प्रोसेस चलानी है कि कैसे चलाएं, जो अभी हमने दो तरीके सीखे कि या तो विकास के क्रम को हम एसओसी में पहले निवेश को प्रोत्साहन देके कर सकते हैं, या फिर डीपीए में पहले निवेश करके भी कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 दोनों को सीख लेंगे। करना एक में निवेश है सबसे पहले, और दूसरे को नहीं छेड़ना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एसओसी की अतिरिक्त क्षमता के द्वारा विकास, डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी, मतलब हम एसओसी में निवेश को बढ़ावा देंगे। तो अगर हम एसओसी में पहले निवेश करेंगे तो इसमें जो निवेश का क्रम होगा वो अर्थव्यवस्था किस तरह से विकास पथ पर जाएगी, उस विकास पथ को पहले हम देख लें। इकोनॉमी क्या है, डी ई, उसके बाद जी एच के, ये डेवलपमेंट का पाथ है। जब आप समझोगे तो आपको अभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस पथ पर पहुँचे या कैसे ये पाथ चला। तो जब सबसे पहले हम दोबारा बोल रही हूँ मैं कि अगर हम एसओसी में पहले निवेश करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था है विकास का ये वाला क्रम अपनाएगी, DEGH तो कैसे शुरू होगा ये, तो आप देखो कि जब निवेश मान लो एसओसी में, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि डी बिंदु पर इकोनॉमी संतुलन में है, जैसे कि ए वक्र से शो हो रहा है कि ए उत्पादन की मात्रा को शो कर रहा है वो करो, ठीक है। तो इकोनॉमी में एसओसी को देखो, सबसे पहले हम डी बिंदु पे हैं, एसओसी में निवेश को बढ़ाएगा, इधर निवेश बढ़ाएगा तो हम इधर की तरफ मूव करेंगे कि एसओसी बढ़ गई, पहले इतनी थी अब डीई तक एसओसी को बढ़ा दिया हमने, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अभी हमने देखा डीपीए में किया जाने वाला निवेश बढ़ जाएगा। तो डीपीए में निवेश हमने ऊपर की तरफ इस तरह से दिखा, तो जब पहले एसओसी में निवेश किया जाएगा डीई, तो उसका रिज़ल्ट होगा कि जो डीपीए है उसमें इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ने लग जाएगी और वो डी से एफ तक बढ़ेगी। अब जी बिंदु पर इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था दोबारा संतुलन में आ जाएगी और बिंदु जी पर जो है वो एक ऊंची सम उत्पाद वक्र पर एस्टेब्लिश है। भी इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो अगर अब मान लीजिए एसओसी जो है, एसओसी में और निवेश को बढ़ाया जा रहा है, अगर अगर हम एसओसी में और निवेश को एच बिंदु तक बढ़ाएं, मान लो अब जी बिंदु पर तो पहले हम आगे, अब हम जी से एच और एसओसी बढ़ा रहे हैं, मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल में और निवेश कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, डीपीए में निवेश बढ़ेगा जी से लेकर जे तक और अर्थव्यवस्था के बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाएगा और हम एक ऊंचे सम उत्पाद वक्र पर पहुंच जाएंगे। तो इसे कहते हैं एसओसी की अतिरिक्त क्षमता के द्वारा निवेश, और जिसमें क्या विकास का पथ रहा, अर्थव्यवस्था किस तरह से विकास के पथ पर चली, डी से स्टार्ट हुई, डी ई जी पहुंची, फिर एच और फिर के। तो ये पाथ रहेगा डेवलपमेंट का जब एसओसी में पहले निवेश किया जाता है। अब हम एसओसी की कमी के द्वारा विकास करेंगे, मतलब पहले एसओसी में नहीं निवेश करेंगे, डीपीए में इस तरह से ऊपर की तरफ निवेश करेंगे। तो डीपीए में निवेश इधर है तो इधर नहीं जाना, अब हमने ऊपर की तरफ निवेश की बात होगी। तो जब हम डीपीए में पहले निवेश करेंगे तो क्या होगा, विकास का पथ, उसमें विकास का पथ रहेगा DFGJK,
ये पथ रहेगा D, F, G, J और K। तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे हम इस पथ पर पहुँचे, कैसे इस पथ को हमने फॉलो किया। तो यदि DPA में पहले निवेश किया जाएगा और हम वही मान रहे हैं कि पहले हम D बिंदु पर हैं, ए वक्र पर हैं हम, जैसे D बिंदु पर, तो मान लीजिए DPA में निवेश करेंगे तो DPA में निवेश किया, D से F बिंदु तक बढ़ेगा DPA में निवेश मान लीजिए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे हमने कहा प्रेशर बढ़ेगा, जो आधारभूत सुविधाओं की कमी महसूस होगी तो SOC पर दबाव बनेगा, तो सरकार को निवेश करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो निवेश की मात्रा बढ़ाकर उन्होंने E तक बढ़ा दी, D से E तक, तो इस तरह से संतुलन BB वक्र के G बिंदु पर दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा। और जहाँ हम ऊंचे सममात्रा वक्र पर पहुँच गए हैं, BB पर पहुँच गए हैं, जो उत्पादन की अधिक मात्रा को शो कर रहा है। अगर मान लीजिए DPA में और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अब G से लेकर J तक बढ़ रहा है अगर, तो SOC में भी G से H तक निवेश बढ़ेगा और संतुलन K बिंदु पर, ये K बिंदु पर आ जाएगा, जो जहाँ हम CC वक्र के K बिंदु पर पहुँच गए, इट मीन्स हम ऊंचे सममात्रा वक्र पर पहुँच गए हैं। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं SOC की कमी के द्वारा विकास, या फिर डेवलपमेंट वाया इन्वेस्टमेंट इन DPA, या DPA में प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा हमने कैसे इस विकास की प्रक्रिया को फॉलो किया। तो इस तरह से दो तरह से असंतुलन उत्पन्न हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिर्शमैन, क्योंकि अंडर डेवलप इकोनॉमी है, रिसोर्सेज की कमी है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं हो सकता, इसलिए या तो वो कहते हैं कि या तो SOC में निवेश को बढ़ाएं और उसके फलस्वरूप असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और इकोनॉमी पुनः संतुलन के मार्ग पर अग्रसर होने लगेगी, या फिर वो कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पहले निवेश किया जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। कल हम अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसी थ्योरी की मेरिट्स और डीमेरिट्स की, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।